अस्सलाम वालेकुम। मुल्क से भागने की इस सीरीज़ के अंदर आप लोगों का एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको एसओपी भी बोलते हैं और लेटर ऑफ मोटिवेशन भी बोलते हैं, एलओएम भी बोलते हैं, हमने इसको कैसे प्रिपेयर करना है। ये वीडियो थोड़ी सी शायद लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में लेके जाने वाला हूँ। अ, क्योंकि इस एसओपी के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड होना ज़रूरी है। सबसे पहली मेरी इंस्ट्रक्शन ये होगी कि कभी भी आप किसी का भी एसओपी कभी भी ना पढ़ें जब तक आप अपना ना लिख लें। अपना एक एक रॉ जो एसओपी है, जब तक आप वो नहीं लिख लेते तब तक किसी का कहीं से भी नहीं पढ़ना आपने। ना गूगल से, ना कहीं और से, ना ना कोई हार्ड कॉपी, कुछ भी नहीं, कहीं किसी का देखना भी नहीं है। क्योंकि ये आपकी एक अपनी लाइफ स्टोरी होती है जिसके अंदर आपने अपनी स्ट्रगल्स बतानी होती हैं कि आपने किस तरह तालीम की तरफ रुजू किया, किस तरह मेहनत की, क्या आपका मोटिवेशन था, क्या पैशन था, कौन कौन सी हार्डशिप से गुजर के आपने तालीम को मुकम्मल किया। तो इसको हम शुरू करते हैं कुछ ख़ास चीज़ों से, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका क्या कोई ख़ास फॉर्मेट होता है। तो एसओपी का कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं होता। हम कभी समझते हैं कि इसको ऐसे की तरह लिखा जाता है, कभी कोई कुछ लोग कहते हैं कि इसको आपने कुछ लेटर हेड बना के लिखना होता है। ऐसा नहीं होता, इसको बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट के अंदर वर्ड में लिखा जाता है। इससे ज़्यादा इसको कोई फूल बूटे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जितना सिंपल रखेंगे, जितना अच्छा रखेंगे, जितना शॉर्ट और कंसाइज रखेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। एसओपी एक इतनी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि आपकी किसी भी स्कॉलरशिप का दारोमदार 50% इस एसओपी के ऊपर ही होता है। एसओ क्योंकि अगर आपका इवन सी जीपीए भी कम हो तो आप उस सारी कमी को एसओपी के अंदर निकाल सकते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि एक बंदे का सी जीपीए 2.7, अपनी तालीम के दौरान वो बहुत सी हार्डशिप से गुजरा, उसने पार्ट टाइम जॉब्स की, दिन रात मेहनत की, और अब वो आला तालीम हासिल करने के लिए बाहर अप्लाई करना चाह रहा है। तो क्या वो बाहर के लिए एलिजिबल नहीं होगा? ना, डेफिनेटली वो होगा। तो इस हिडन चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अब आपका एसओपी काम आता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, एसओपी के अंदर आप कुछ खास चीज़ों का टच देते हैं, अपनी पर्सनैलिटी का टच देते हैं, अपनी मेहनत का देते हैं, अपने मोटिवेशन का देते हैं, और साथ ही साथ अपनी रिसर्च का देते हैं। रिसर्च प्रपोजल डेफिनेटली एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एसओपी के अंदर एक एक खास टच दिया जाता है रिसर्च का, जिससे पता चलता है कि आपको रिसर्च की भावना है। आपको पता होगा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अंदर इतनी ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड यूनिवर्सिटीज़ की डिग्री नहीं होती, लेकिन हमने उसको एक्सप्रेस ऐसे करना होता है कि अपने मिनी प्रोजेक्ट्स, टर्म प्रोजेक्ट्स को अच्छे से डील करना होता है, और उसमें बताना होता है कि हमारी जो डिग्री थी उसके अंदर हमने इस तरह करके रिसर्च की। इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं होता। वापस आते हैं अपने स्लाइड की तरफ। तो इसका कोई ख़ास फॉर्मेट नहीं होता। सबसे पहली बात, आपने प्लेन टेक्स्ट में लिखना होता है, और इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 1 पेज से लेके और सवा पेज तक, ऑलमोस्ट 1.25% जो पेज बनता है उस तक आपने रखनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटी स्पेसिफाई करती हैं कि आपने सिर्फ 1 पेज का रखना है। तो आप जब सवा पेज तक या 1.5 पेज तक जाते हैं तो उसको फिर छोटा करना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए आप इसको इससे ज़्यादा लेंथी ना करें, इसको बोरिंग ना करें, इसको एक लाइफ स्टोरी रखें, और वो भी बहुत इंटरेस्टिंग। पढ़ने वाले को पता चले कि इस बंदे ने बहुत मेहनत से इसको लिखा है और वाकई इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी है। किसी का भी आपने मांगना नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट कभी भी ज़िंदगी में किसी का भी कोई डॉक्यूमेंट ना मांगे। आप पहले उसको खुद प्रिपेयर करें, ताकि ताकि जो जहाँ से आप गाइडलाइन ले रहे हैं उसको भी पता चले कि यार ये बंदा कुछ एफर्ट दे रहा है। वो आपको सारा कुछ बता देता है, और उसके बावजूद भी अगर आप ये करने लग जाएं कि आप अपना दे दें जी हमें, ये गलत बात होती है। वो उसकी लाइफ स्टोरी है, वो उसकी स्ट्रगल्स हैं। आप उसके अंदर कैसे एडजस्ट हो सकते हैं? वो तो बिल्कुल डिफरेंट लाइफ से गुजरा है। हो सकता है वो बहुत गरीब हो सकता है आप बहुत अमीर हो, तो आप कैसे एडजस्ट कर सकते हैं उसके अंदर? खैर, उसके बाद इसका
इसकी लेंथ जो है ना 1000 वर्ड्स तक और 1 पेज तक, कभी कभी कभार आपको लिमिटेड रखना पड़ता है अपने आप को कुछ यूनिवर्सिटीज के लिए। कुछ इसको ओपन हैंड देती हैं, लेकिन उस ओपन हैंड के अंदर आपने 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं जाना। दूसरी बात, इसको इंतहाई इंतहाई सिंपल और इंटरेस्टिंग रखना है। इसके अंदर कोई कोई पिक्चर नहीं डालनी, कोई फूल बूटे नहीं डालने, इसको अच्छा रखना है। उसके बाद ऑलमोस्ट 5 से 6 पैराग्राफ का ना इसको आपने बनाना है। हर पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट एरा को रिप्रेजेंट करना है। जिस तरह आपने अ, बताना है कि आपकी अर्ली लाइफ क्या थी, उसके बाद आपकी कैसे मोटिवेशन बना आपकी बैचलर डिग्री का, बैचलर में आपने क्या किया, बैचलर के दौरान आपने कौन सी रिसर्च की, क्या क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। तो वो हर हर पैराग्राफ में नेक्स्ट नेक्स्ट जो आपका लाइफ की जो सिचुएशंस थी वो आपने बताते चले जाना है। उसके बाद उसके बाद आपने जो है इसकी अ, जो इसकी आप रखें, फॉर्मेट स्टाइल रखें। तो आप इसके पेज जो मार्जिन है, A4 साइज का पेज मार्जिन आप मैक्सिमम यूटिलाइज करें। जब हम वर्ड को ओपन करते हैं और वो खास तौर पे थोड़ा सा जैसे रह जाता है उसके इर्द गिर्द कुछ मार्जिन, आप उसको भी ट्राई करें कि उसको यूटिलाइज करें ताकि वो और छोटा नजर आए। मैं आपको मिसाल देता हूँ। जैसे मैंने वर्ड ओपन किया और वर्ड ओपन करने के बाद मुझे कुछ उसके मार्जिन्स नज़र आए, उस मार्जिन को थोड़ा टाइट कर दें आप, ताकि जो लिखाई है वो थोड़ी चौड़ी नज़र आए, आपकी ना कम नज़र आए। एक मिनट, ये ज़रा ओपन हो रहा है। जैसे मैं ये ओपन करता हूँ वर्ड, तो आप इसको देखें, इसको ये देखें यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा ऐसे ऊपर लेके जाएं, इसको टाइट करें थोड़ा सा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लिख सकें। और जो हेडर और फुटर है इनको भी बेशक शॉर्ट करें। तो अब इस एरिया के अंदर आप ज़्यादा चीज़ें लिख सकते हैं। ये तब आप कर सकते हैं जब आपको लगे कि आपका एसओपी जो है वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है, आपकी चीज़ें ज़्यादा हैं उसके अंदर ऐड करने की, तो आप ऐसा किया करें। उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो मेजर चीज़ है वो है हमारा कंटेंट। इसके अंदर अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने अपने बारे में बताना है। सबसे पहले हम आपकी अपना बैकग्राउंड आएगा, आप कौन हैं, आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपने क्या किया हुआ है, आपकी कौन सी डिग्री है, और अगर आपके मार्क्स 3.5 से ऊपर हैं या अच्छे मार्क्स हैं 85% या इससे अबव हैं, तो आप उसको भी मेंशन करें। आप बताएं। जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मैं आपको मिसाल दे रहा हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। लाइक आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, अ ग्रेजुएटेड इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी विद सेकंड हाईएस्ट CGPA 3.711 आउट ऑफ 4। तो ये एक जो चीज़ है, ये एक मेरा पर्सनल इंट्रोडक्शन होगा कि मैं कौन हूँ। तो अगर आप कोई इंजीनियर हैं तो काइंडली आप इंजीनियर के बारे में अपना लिखें। अगर आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के बारे में लिखें। अगर आप जोलॉजिस्ट हैं, जोलॉजिस्ट के बारे में लिखें। तो आपको अपना इंट्रोडक्शन वहाँ पे एक लाइन के अंदर आना चाहिए। आप कौन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट ये चीज़ होती है कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप मेंशन करेंगे कि आप एक कैसे इलाके से बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिखते हैं कि आप एक अंडर डेवलपिंग एरिया से बिलोंग करते हैं जहाँ पे तालीम काफ़ी मुश्किल थी। तो आपने बहुत स्ट्रगल की, आपको घर वालों ने मोटिवेट किया। आप आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज अच्छे नहीं थे, फिर भी आपने ट्राई की कि आप तालीम की तरफ रहें। इसके लिए आपने कुछ पार्ट टाइम जॉब्स की या ट्यूशन वगैरह पढ़ाई, तो ये आपकी एक मोटिवेशन होगी। हर 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 स्टेप के अंदर आपकी ना एक स्ट्रगल शो होनी चाहिए। और पूरे एसओपी के अंदर जो आपके सेंटेंसेस होंगे वो हॉलो सेंटेंस नहीं होना चाहिए, कभी भी कोई हॉलो सेंटेंस ना हो। हॉलो सेंटेंस का ये मतलब होता है कि आपने कोई लॉजिकल सेंटेंस नहीं बताया, बल्कि एक बात कर दी बस। मैं एक मिसाल देता हूँ। मैं ये अक्सर मिसाल देता होता हूँ कि मैं बताता हूँ कि ये स्टूडेंट
बहुत अच्छा स्टूडेंट है। ठीक हो गया, एक सेंटेंस है ये। दूसरा सेंटेंस है कि ये इस स्टूडेंट ने सेकंड हाईएस्ट सीजीपीए लिया अपनी क्लास में, या अमंग 59 स्टूडेंट्स। तो वो इन दो सेंटेंसेस के अंदर एक लॉजिकल चीज पाई जाएगी। अब जब जो सेकंड सेंटेंस है उसके साथ ये लिखने की जरूरत नहीं है कि ये अच्छा स्टूडेंट है, तो बस बता दिया काफी है। या कोई बंदा किसी के बारे में, जैसे रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर भी मैं अक्सर बताता होता हूँ कि आप, टीचर जब लिखे, या आप लोग ही डेफिनेटली खुद लिखते होते हैं, तो टीचर को चाहिए कि वो ऐसा ना लिखे कि ये बच्चा बहुत अच्छा था, या इसकी रिसर्च स्किल बहुत अच्छी है। एक सेंटेंस है ये। दूसरा सेंटेंस ये कि हमने एक टर्म प्रोजेक्ट किया था, और उस टर्म प्रोजेक्ट के अंदर हमें कुछ एडवांस टेक्निक्स की ज़रूरत थी, जो कि हमने कोर्स के दौरान कवर नहीं की। इसने अच्छे जर्नल्स को पढ़ा, वहां से उस टेक्निक्स को रीजेनरेट किया और यहाँ इम्प्लीमेंट किया, और इसने यहाँ से इससे साबित हुआ कि इसकी रिसर्च स्किल्स बहुत अच्छी है। तो जो लॉजिकल सेंटेंसेस होते हैं ना, वो आपको बहुत हेल्पफुल करते हैं। वही एक सेंटेंस की जान होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि आपका पहले पैराग्राफ के अंदर ये इंट्रोडक्शन आ गया। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपका एकेडमिक बैकग्राउंड होना चाहिए। आपने क्या प्रीवियस रिसर्च की है, कोई टर्म प्रोजेक्ट्स किए हैं, तो कोई थीसिस के बारे में बताएं। अच्छा, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी सी ना मैं मजीद डिटेल बताऊंगा अपनी लास्ट स्लाइड के अंदर। तो उसके बाद क्या है कि अगर आपका कहीं पे कोई गैप आ रहा है, स्टडी का गैप आ गया, फॉर एग्जांपल बैचलर से पहले आ गया। मोस्टली बैचलर से पहले का गैप कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसको मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती किसी जगह पे, उसकी उसकी कोई लॉजिकल सेंस नहीं बनती। बैचलर डिग्री करने के बाद जो आपका एक्सपीरियंस है वो थोड़ा मैटर करता है, कि आपकी बैचलर और मास्टर्स के दरमियान में गैप क्यों आया। फॉर एग्जाम्पल, आप गैप को फिल करें, बताएं आपने जॉब की है, बताएं कि आपने पार्ट टाइम की है, बताएं आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए हैं, बताएं आपने कुछ और किया है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि अगर आपका जीपीए कम है, तो आप ये भी बताएं कि आपने उस दौरान ऑनलाइन कोर्सेज कर रहे थे, तो आपने ये किया। अगर अगर आपने अपनी फील्ड बदलनी हो बैचलर में, फॉर एग्जांपल आप एक फार्मासिस्ट थे, तो अगर आप किसी मेडिसिन की तरफ जाना चाह रहे हैं, या किसी एंटी बायोटिक किसी खास, फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक रिसर्च की तरफ डाइवर्ट होना चाह रहे हैं, तो आप अपने ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में बताएं कि आपने ऑनलाइन कोर्स किए हैं, जिसकी बिना पे आप यहाँ से इस फील्ड की तरफ डाइवर्ट हुए हैं, ज़्यादा ज़्यादा आप इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो इसका ये फ़ायदा होता है। आपने अपनी ये कमियां जो हैं वो कुछ और तरीकों से पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल, कई बार किसी स्टूडेंट का जीपीए बहुत ही कम आ जाता है, 2.6, 2.5, 2.67 आ जाता है। तो उसको क्या करना चाहिए? तो डेफिनेटली अगर वो किसी तरह जीआरई दे लेता है, तो उसकी सारी कमियां ऑलमोस्ट 80% तक धुल जाती हैं, क्योंकि जीआरई वाला स्टूडेंट एक एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट माना जाता है। अच्छा, खैर, उसके बाद हम देखते हैं कि आपका उससे उससे नेक्स्ट जो आपकी सेंटेंसेस होंगे, पैराग्राफ होगा, उसके अंदर आप बताएं कि आपने मास्टर्स या पीएचडी के लिए क्यों अप्लाई करना चाह रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। तो आपकी उस सारे एसओपी के अंदर कुछ जो सवाल आते हैं, जो डायरेक्टली पूछे तो नहीं जाते या लिखे नहीं जाते कि वाई दिस कंट्री या वाई दिस यूनिवर्सिटी, बस आपने उनका इनडायरेक्टली आंसर देना होता है, उसके अंदर मेंशन करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपके एसओपी के अंदर मेंशन होना चाहिए कि वाई सऊदी अरेबिया, आप सऊदी अरब को क्यों चूज कर रहे हैं, इसका इसका आंसर होना चाहिए। इसको डायरेक्टली एज अ क्वेश्चन मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका इसका आंसर जो भी बनता है वो वहां पे मौजूद हो, कि आपने सऊदी अरब को क्यों चूज किया पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, आपने सऊदी अरब की केएफयूपीएम को ही क्यों चूज किया, आपका जो प्रोस्पेक्टिव रिसर्च डोमेन था वो क्या है, एक्सपेक्टेड आउटकम्स या सोशल बेनिफिट्स जो हैं, आप जो रिसर्च करने वाले हैं उसके क्या होने वाले हैं। तो उसके बाद आपका वहां से तालीम हासिल करने के बाद क्या प्लान है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप स्कॉलरशिप के लिए क्यों एलिजिबल हैं। इन सारे सवालों का जवाब जो है आपके एसओपी के अंदर मौजूद होना चाहिए। अब हम थोड़ा सा मजीद डिटेल के अंदर जाने वाले हैं।
अब मैं सारे एसओपी को एक दफा दोबारा बताने वाला हूँ। आई एम रियली सॉरी कि वीडियो दोबारा लंबी हो रही है और मैं चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। क्योंकि क्योंकि मैं हर एक को कोशिश करता हूँ कि जितने मेरे बहन भाई हैं उनको और समझ आए, चीज़ों की डिटेल में समझ आए। बजाय कि मैं सिर्फ बता दूं ये मेंशन करो तो वो परेशान रहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिस जो हर कोई ये चाह रहा होता है कि हमें कोई सैंपल मिले पहले। हमें पहले पता चल जाए कि इसको कैसे किसी का पढ़ लें हम पहले। तो वो तकरीबन 90% वही चीज़ें उठा के डाल देते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही होती अपनी। हालांकि अपने हर इंसान के अपने अंदर बहुत सी स्किल्स और अचीवमेंट्स होती हैं जिसको वो मेंशन नहीं कर पा रहा होता असल में। तो उसके लिए मैं चाह रहा हूँ कि और क्लियर हो चीज़ें आपको थोड़ी। अच्छा, अब हम दोबारा देखते हैं उन सारे पैराग्राफ्स के अंदर सबसे पहला पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर आप अपना इंट्रो देंगे, आपकी अर्ली लाइफ, हल्की सी अर्ली लाइफ जिसके अंदर बैकग्राउंड बताएं, अपना अपनी फैमिली कंडीशन बताएं, फाइनेंशियल्स बताएं, फैमिली स्टेटस बताएं। ये मतलब इसको लंबा नहीं करना, बिल्कुल लंबा नहीं करना अपने सेंटेंसेस को। बस पता चल जाए पढ़ने वाले को कि यार बाकी इस बंदे ने बहुत मेहनत से इस सारे लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इस बंदे ने इतनी मेहनत की और इतना मोटिवेटेड रहा कि इसने प्रीवियसली जो कुछ भी अचीव किया हुआ है अभी अभी इतना अहल है कि इसको आगे हम फुली फंडेड स्कॉलरशिप दें। पूरे का पूरे एसओपी का जो है वो मकसद ही आपको स्कॉलरशिप दिलवाना होता है। कई बार आपको एडमिशन मिल जाता है लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, सिर्फ और सिर्फ एसओपी की बेस पे। वो कहते हैं ठीक है आपके एकेडमिक्स तो अच्छे हैं, हम आपको 3.9 या 4/4 तो है आपका, चौका तो है, हम आपको एडमिशन दे देते हैं, स्कॉलरशिप नहीं देंगे हम आपको क्योंकि हमें पता ही नहीं है आप क्यों एलिजिबल हैं। तो उन चीज़ों को कवर करने के लिए आपने एक अच्छा एसओपी लिखना होता है। अच्छा, अब क्या है कि उन अपने इंट्रोडक्शन के बाद आपकी बैचलर लाइफ आएगी। अपने इंट्रोडक्शन में ये भी बताएं कि आपका क्या मोटिवेशन था कि आपने ये फील्ड चूज की। थोड़ा उनको पता चले कि हाँ इसने इसने बस इसलिए ये फील्ड चूज नहीं की कि इसका एडमिशन हो गया था ना, ऐसा नहीं लिखना। कुछ लॉजिक दें, बताएं कि मेरे फलाना फलाना मेरा मोटिवेशन था, मैं शुरू से इंजीनियर बनना चाह रहा था या शुरू से मैं डॉक्टर बनना चाह रहा था या चाह रही थी, तब मेरा इसमें जो है वो दिल हुआ। तो मैं इसके लिए मोटिवेटेड था या थी और मैं काम करती रही इसके लिए, ये करता रहा, ये तो पता चले कि ये बंदा फोकस है अपनी फील्ड को, अपनी फील्ड को जानता है और अपनी फील्ड की रिस्पेक्ट करता है। अच्छा, उसके बाद आपकी फ्लो में ही आपका चलता रहेगा क्योंकि पहले आपकी अर्ली लाइफ थी, फिर बैचलर आया, फिर उसके बाद आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन आई, फिर मास्टर, फिर पीएचडी, फिर इस ये लाइफ फ्लो ही है ना, तो इस फ्लो को आपने मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं करना पहले बैचलर का जिक्र कर दिया फिर उसके बाद आपने अपनी जो है वो फॉर एग्जांपल जॉब का जिक्र कर दिया, फिर मास्टर्स का जिक्र कर दिया, फिर याद आया कि कुछ और चीजें बैचलर से रिलेटेड थी फिर वो लिख दी। जो एक एक एरा की चीज है उसको वहां तक रखें, फिर उसके बाद उसको आगे चलाते चले जाएं। ठीक हो गया ना। अच्छा, अब बैचलर में आपने क्या बताना है। बैचलर के अंदर ठीक है अपनी अपनी तालीम के बारे में बताएं, आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, कौन कौन से टर्म प्रोजेक्ट्स किए हैं, कौन कौन से मेजर्स थे आपके जो आपको मोस्ट इंटरेस्टिंग लगे कि आपने जो है वो इस फील्ड को चूज किया या करना चाह रहे हैं, प्रोस्पेक्टिव फील्ड को इस इन बेसिस पे चूज करना चाह रहे हैं। अपनी स्किल्स के बारे में बताएं, खास तौर पे अपनी जो डिजिटल स्किल हैं, जो आपकी कंप्यूटर स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर स्किल्स हैं, उनको लाजमी बताएं आप। आपका जो आपके आपने आपने अगर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं तो डेफिनेटली उनको मेंशन करें। कई बार हमने प्रोजेक्ट्स रिसर्च वाले ही किए होते हैं, हमें पता ही नहीं होता उनको एक्सप्रेस कैसे करना है। तो उसमें अब आपने जो टर्म प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं ना अपने बैचलर के दौरान, डिग्री के दौरान, तो उनको थोड़ा गौर से देखें कि मैं इसको कैसे लिखूं या कैसे इसको मैं एक्सप्रेस करूं कि ये एक रिसर्च प्रोजेक्ट की सूरत में सामने आए। उसके बाद साथ ही आपने अपने थीसिस के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आपने ये किया था उसके ये रिजल्ट आए। ठीक है, आपको अपनी थीसिस का पता हो, 2 सेंटेंसेस के अंदर आपने ये अपनी पूरी थीसिस की एक समरी बता देनी है कि आपने ये किया था उसके ये रिजल्ट्स आए। डिटेल में नहीं जाना। अपनी इंटर्नशिप्स के बारे में बताएं और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट एक और चीज़ है जिसका जिसको हम मोस्टली नहीं जानते होते, वो होती है हमारी को करिकुलर एक्टिविटीज। हमारे पास
एकेडमिक्स का होना सिर्फ काफी नहीं होता कभी भी। एक यूनिवर्सिटी ना हमेशा एक मलाई मांग रही होती है, एक एक छना हुआ बंदा मांग रही होती है, जिस जो सब कुछ करता हो। डेफिनेटली ये पॉसिबल तो नहीं है, तो हमने थोड़ा सा उसको लाइट वर्जन के अंदर सारी चीजों को एक्सप्रेस करना होता है। एक 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 यूनिवर्सिटी उसको मतलब अच्छा स्टूडेंट कंसिडर करती है जो तालीम में भी अच्छा हो, सोशल लाइफ में भी अच्छा हो, और ह्यूमैनिटी के लिहाज से भी जो है सोशली भी वो बहुत काम करने वाला बंदा हो। तो इस लिहाज से आपने अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज भी लिखनी है, आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की है वो भी लिखनी है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करें तो कोशिश करें कि वो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वॉलंटियर्स के हो गए, ब्लड डोनेशन सोसाइटीज के हो गए, या आपने कोई डिबेट कंपटीशन जीता हो, आपने कोई लैपटॉप लिया हो, लैपटॉप मतलब जीता हो, कोई स्कॉलरशिप लगी हो आपकी, या इवन कोई ऐसी स्कॉलरशिप भी जो आपको, या कॉन्फ्रेंस जीती हो आपने, या कोई प्राइज जीता हो जो दूसरे मुल्क का हो। बेशक आप ना भी गए हो लेकिन आपने उसको मेंशन करना है। उसके बाद आपने अपने सर्टिफिकेशंस के बारे में बताना है कि फॉर एग्जांपल आप इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ जोलॉजिस्ट के आप मेंबर थे या बन गए थे। क्योंकि यूनिवर्सिटीज का कोलैबोरेशन होता है और इंटरनेशनल सोसाइटीज मौजूद होती हैं हर डिपार्टमेंट की, तो आप उनका जिक्र कर सकते हैं। ये थी हमारी बैचलर्स तक की लाइफ। अब इससे आगे चलेंगे हम। इसके बाद आप बताएं, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप अपने मास्टर्स के बारे में भी इसी तरह की चीजें बताएं। बताएं कि आपने वहां पे क्या क्या किया, कौन सी रिसर्च की, कौन सी पब्लिकेशन हुई, कौन सी कॉन्फ्रेंस ज्वाइन की, कहाँ पे आपने सबमिट किया हुआ है जर्नल, या कौन से में इरादा है किस रिसर्च पे काम करने। मास्टर्स का बंदा होगा और वो जो अगर वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा होगा तो उसको 100% श्योर होगा अपनी रिसर्च के बारे में। उसको रिसर्च के बारे में ज्यादा मेंशन करना चाहिए अपने एसओपी के अंदर। और साथ ही साथ वो स्किल्स के बारे में बताएं कि आपने कौन कौन सी स्किल्स हासिल कर ली हुई हैं, आप किस किस चीज में, किस मेजर डोमेन में आप एक्सपर्ट हैं। उसके बाद अगर कोई गैप आ रहा है तो उस गैप को फिल करें। बताएं कि आपने कोई जॉब की, पार्ट टाइम की, फुल टाइम की, और रिमोट की, कोई कोई भी जॉब, या आपने ऑनलाइन कोर्सेज किए, ऑनलाइन फ्रीलांसिंग की, उसके बारे में भी बताएं। ये भी आपकी एक इंपॉर्टेंट चीज होगी। एक और इम्पोर्टेंट चीज का जिक्र जो मैं करना चाहता हूँ कि आपकी जो मेजर फील्ड है ना, आपने ना अपने पूरे के पूरे एसओपी के अंदर उस उसको ना उसको हाईलाइट रखना है कि आप का जो फॉर एग्जांपल डॉक्टर बनने का शौक था वो क्यों हुआ था, जब जो चीज आपने अर्ली लाइफ के अंदर, हल्का सा जिक्र देना है इस चीज का। मैं एक मिसाल देता हूँ, इस मिसाल को आप काइंडली अपने अपने सब्जेक्ट्स के मुताबिक मोल्ड कर लीजिएगा। कि हमारे इलाके में एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं था, और यहाँ पे जो है वो लोग बहुत गरीब हैं। मेरा शुरू से ड्रीम रहा कि मैं एक डॉक्टर बनूं। तो मेरे दिल में इंसानियत के लिए ये दर्द रहा जिसने मुझे मोटिवेट किया कि मैं ऐसा करूं। अब ये चीज़ सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं होगी, ये एक zoologist के लिए भी होगी, क्योंकि वो मेडिसिन का काम करते हैं, वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, वैक्सीन्स बनाते हैं। तो आपकी फील्ड में भी कुछ ऐसा होगा। इवन आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फिलोसफर हो, कुछ भी हो, आपने एक मोटिवेशन, इसी को मोटिवेशन कहते हैं, क्योंकि ये पूरा लेटर ही लेटर ऑफ मोटिवेशन है। ठीक है ना? आपने इसको ऐसे सोचना है, ब्रॉड होके ऐसा सोचना है कि बाहरले मुल्क में बैठा हुआ है, दूसरे मुल्क में बैठा है, कि अंग्रेज पढ़ रहा है आपके इस लेटर को, और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुआ हुआ है। उसको इंटरेस्टिंग एंगेज रखना है अपने अल्फाज के साथ। अच्छे अल्फाज का चुनाव करें। अच्छा, उसके बाद अब जो ये गैप था, अगर आपने जॉब की, जॉब के दौरान भी बताएं कि आप मोटिवेटेड रहे, आपने फील्ड के मुतालिक जॉब की। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आ गई। अब आपने जिक्र करना है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मैंने जो पिछली तालीम हासिल की, मैंने पीछे जो जॉब की, मैंने पीछे जो अपनी स्किल्स हासिल की, और मेरा जो मोटिवेशन था, और मेरा जो गोल है कि मैं डॉक्टर बनूंगा या बड़ा आदमी बनूंगा, इन सारी चीज़ों की बुनियाद पे मैं ये चाहता हूँ कि मैं इस यूनिवर्सिटी से, इस मुल्क में, जो कि इस सब्जेक्ट के लिए बहुत मशहूर है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ आके तालीम हासिल करूँ और मैं इन रिसर्च को सीखूं,
और इंसानियत की खिदमत करूं। अब उस जिस जगह पे आप जाना चाह रहे हैं उसके मुतालिक भी कुछ सेंटेंस लिखें कि वाई सऊदी अरेबिया, जो मैंने बताया था, वाई सऊदी अरेबिया, वाई दिस फील्ड, वाई दिस डोमेन, वाई दिस यूनिवर्सिटी। बताएं इस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग ये है, इस यूनिवर्सिटी ने इसमें प्राइज हासिल हासिल किया, इसकी ये रिसर्च है सॉरी जो मैं करना चाह रहा हूँ, ये चाह रही हूँ। तो आप बेस्ट फिट नजर आएंगे उस पोजीशन के लिए और उस स्कॉलरशिप के लिए। यहीं पे आपने एक और इम्पोर्टेंट चीज का जिक्र भी करना है कि आपने ये जो हासिल की है स्कॉलरशिप या जो आपकी डोमेन है वो ह्यूमैनिटी के लिए किस तरह अच्छा साबित होने वाली है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपने बतानी है वो ये है कि आप यहाँ से ये तालीम हासिल करने के बाद उसका क्या प्लान है आपका बाद का। आप वहाँ रुकना चाह रहे हैं, पीएचडी करना चाह रहे हैं, पोस्ट डॉक करना चाह रहे हैं, मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, वहाँ जॉब करना चाह रहे हैं, जो भी आपका प्लान है आप वो मेंशन करें वहाँ पे। और सबसे इम्पोर्टेंट, अब पूरे एसओपी को कहानी लिखने के बाद जो मुझे चाहिए था वो था स्कॉलरशिप। अब मैंने बताना है उसकी वजह, वाई यू आर एलिजिबल फॉर दिस फुली फंडेड स्कॉलरशिप। एक एक यूनिवर्सिटी या एक मुल्क थाउजेंड्स ऑफ डॉलर आपके ऊपर क्यों खर्च करे, क्या वजह हो सकती है उसकी, उसकी वजह देनी है आपने अब इनको। अब बताएं कि आपने, आपका ये जो ड्रीम था, आपने जो सारी कहानी बताई, आपका लाइफ का गोल था, एम था, उन सारी चीजों की बिना पे आप एक यानी एक लिमिटेड फाइनेंशियल फैमिली से बिलोंग करते हैं और पिछली एजुकेशन भी आपकी स्कॉलरशिप्स पे या हार्डशिप्स पे गुजरी है, लेकिन आपका ड्रीम बहुत बड़ा था जिसको आप अचीव करना चाहते हैं, और स्कॉलरशिप ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप ऐसा कर सकते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि आप उनको बताएं कि काइंडली मुझे स्कॉलरशिप के लिए कंसिडर करें ताकि मैं इन चीज़ों को अचीव कर सकूं। तो ऐसा बताएं उनको, ठीक है ना। आप मेरी बात को होपफुली समझ गए होंगे कि एक एसओपी का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे आपका क्लोज हो जाता है एसओपी। यहाँ पे आप बताते हैं कि होप माई एप्लीकेशन विल बी कंसिडर्ड, और मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ, आखिरी पैराग्राफ चल रहा है, समझ लें आप, क्लोजिंग चल रही है। अब आप इसके लिए बेस्ट फिट हैं, यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, डाइवर्स कल्चर है यहाँ का, आप कल्चर में इजी होके पढ़ सकते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी के लोगों के से आप इजी हैं पढ़ने में, आप रिलीजियसली रिस्पेक्टफुल हैं, तमाम रिलीजन्स की आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप मतलब इंटरनेशनली ट्रैवल भी करना चाहते हैं, ट्रैवलिंग के शौकीन हैं। तो इन सारी चीज़ों को मेंशन करें आप, अपने सर्टिफिकेशंस को मेंशन करें, अपनी अपनी कोई स्कॉलरशिप्स को मेंशन करें। हमें वो चीज़ें पता ही नहीं होती जो हमें मिली भी होती हैं, कोई लैपटॉप मिला है आपको, कोई स्कॉलरशिप मिली है, कोई सेमेस्टर टॉप किया है। तो ये चीज़ें सारी इसके अंदर लिखें, सोचें अपने बारे में। अब ये आपकी लाइफ स्टोरी है, तो किसी और का ना पढ़े, मैं दोबारा ये कहूँगा, अपना लिखें। और अच्छे सेंटेंसेस, अच्छे वर्ड्स जब मिलें तो वो यहाँ पे लिखें। चैट जीपीटी का कतन यूज नहीं करना आपने, कतन यूज नहीं करना। अपना लिखें, उसके बाद वहां से सेंटेंसेस को इम्प्रूव कर लें आप। उसमें भी आप काइंडली क्विल बोर्ड का इस्तेमाल करें ताकि जो है वो एक एक एआई की डिटेक्शन से आप बच सकें। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे रोकता हूँ, ये ऑलरेडी 28 मिनट की हो गई है। तो बहुत शुक्रिया आपका सुनने का, और गुड लक, अल्लाह हाफिज।